हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है पॉलिटिक के अंदर जो पीडीएफ वाली क्लासेस होती हैं उनमें, तो उसका नाम क्या है? संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। तो आज की हमारी इस टॉपिक की छठी क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप एक बार इन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले एक बार ये जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा संविधान है उसमें जो एकात्मक है मतलब संविधान की जो एकात्मक विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। ओके, चलिए और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संविधान व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मतलब जो संविधान व्यवस्था है उसको आलोचना किस प्रकार से किया गया या फिर उसको क्रिटिसाइज किस किस प्रकार से किया गया, लोगों के क्या क्या मत थे उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ होती है तो उसको क्रिटिसाइज तो किया ही जाता है। सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। तो इसी हिसाब से हमारे जो ये संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम जो है, इसकी भी आलोचना की गई। तो इसकी आलोचना किस प्रकार से की गई, क्या क्या इसमें बताया गया, उसके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। जो भारतीय संविधान है तो वो क्या है? वो जैसे अमेरिका का संविधान हो गया, स्विट्जरलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान हो गया, जो उनका परंपरागत जो संघीय व्यवस्था है, एग्जैक्ट जो संघीय व्यवस्था है, तो इन लोगों का संविधान, इन देशों का संविधान इस तरीके से है। बट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो इससे जो संघीय व्यवस्था है, जो परंपरागत संघीय व्यवस्था है, उससे भिन्न है। और इसमें कई एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं हैं। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? कई क्या है? एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं। जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन। जैसे कि क्या है? जो केंद्र के पक्ष में जो शक्ति है, जो पावर्स हैं, उनका संतुलन। ठीक है, आगे है, यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो संविधान है या यह संविधान जो हमारा है, ये विशेषज्ञों द्वारा, जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भारतीय संविधान के जो संघीय चरित्र हैं उनको चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए केसी वैयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया। इसलिए जो केसी वैयर थे उन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा? अल्पसंघीय। मतलब जो भारतीय संविधान है वो क्या है? अल्पसंख्यक संघीय संविधान है। मतलब पूर्ण रूप से संघीय नहीं है, एक तरीके से माने तो अल्पसंख्यक संविधान है। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है? आगे कहा गया है के संथानम के अनुसार। अब के संथानम जो थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी दो कारण हैं। मतलब जो भारतीय के संथानम का ये कहना है, जो के संथानम थे उनका ये कहना है कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एकात्मक होने के दो कारण है या दो दो वजह से उत्तरदायी है एकात्मक संविधान जो है वो। पहला कारण क्या है? पहला है वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व और राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। जो फाइनेंशियली जो भी मामले होते हैं, वित्तीय जो मामले होते हैं, उसमें क्या है? केंद्र जो सेंट्रल है उसका प्रभुत्व ज़्यादा होता है और जो राज्य है केंद्र के अनुदान पर निर्भरता। मतलब जो राज्य है, जो राज्य सरकार है, वो एक तरीके से केंद्र के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आता है तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रण करने की व्यवस्था। दूसरा है जो तत्कालीन शक्तिशाली योजना आती है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पर जो भी योजना होती है, तो योजना आयोग के द्वारा जो राज्य के विकास की प्रक्रिया है को नियंत्रण करने की व्यवस्था। तो उसको नियंत्रण कौन करता है? किसके नियंत्रण में रहती है? केंद्र के नियंत्रण में। तो के संथानम के हिसाब से ये दो बातें थी। ठीक है, और आगे उन्होंने क्या कहा या क्या महसूस किया? उन्होंने महसूस किया भारत एक तरफ तो एकात्मक व्यवस्थागत है और फिर भी केंद्र और राज्य अपने कार्य विधिक और औपचारिक रूप में संघीय रूप में करते हैं।
मतलब उनका कहना है क्या, या उन्होंने जो फील किया उनके अकॉर्डिंग, जो भारत है, भारत क्या है, एक तरफ तो एक एकल व्यवस्थागत देश है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भारत क्या है, एकल व्यवस्थागत देश है। फिर भी क्या है, केंद्र और राज्य क्या है, अपने कार्य विधिक और औपचारिक रूप में, संघीय रूप में करते हैं। कार्य किस तरीके से करते हैं, संघीय रूप में करते हैं। कहने के लिए एकात्मक है, बट जो कार्य करते हैं वो संघीय रूप में करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट, इसमें आगे क्या कहा गया है। आगे इसमें बताया गया है, हालांकि अन्य राजनीतिक शास्त्री उक्त मतों से सहमत नहीं है। हालांकि जो अन्य राजनीतिक शास्त्री थे वो क्या है, जो अब तक हमने मत पढ़े हैं, केसंथानम का मत जो था वो उससे क्या है, उससे सहमत नहीं है। अब पॉल एप्पलबी कहते हैं, जो पॉल एप्पलबी हैं राजनीतिक शास्त्री, उनका क्या कहना है, उन्होंने यह कहा कि यह पूरी तरह संघीय है। जो संविधान है, भारतीय संविधान, ये पूरी तरीके से क्या है, संघीय है, के पॉल एप्पलबी ने कहा। मॉरिस जोन्स इसे सहमति वाला संघ कहते हैं। अब मॉरिस जोन्स इसे को क्या कहते हैं, वो भी एक राजनीतिक शास्त्री हैं, वो कहते हैं इसको कि ये क्या है, सहमति वाला संघ है। कौन, भारतीय संविधान। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, आइवर जेनिंग्स कहते हैं यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। आइवर जेनिंग के हिसाब से भारतीय संविधान क्या है, वो क्या है, एक मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मुख्यतः संघीय है। राष्ट्रीय एकता एवं तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ है। ठीक है, भारतीय एकता और उसकी तरक्की के लिए ये क्या है, अनोखे कवच के साथ है। आगे ग्रेनविल का क्या कहना है, ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं, क्या कहते हैं, यह सरकारी संघ व्यवस्था है। यह क्या है, सरकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान में मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है। तो मतलब ये क्या है, एक सरकारी संघ व्यवस्था है, तो इसलिए इससे क्या है, जो भारतीय संविधान है उसने क्या है, मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है। किसने, भारतीय संविधान ने। ठीक है, आगे क्या कहना है, आगे कहा गया है इसके राज्य को भी कमजोर नहीं किया गया है। अब इसके जो भारतीय राज्य हैं, जो स्टेट हैं, इनको भी क्या नहीं किया गया, कमजोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो ये सबके अलग अलग मत हो गए, और जो राजनीतिक शास्त्री थे उन्होंने अपने क्या क्या मत दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा और क्या एक्सप्लेन करूँ, जो है सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति तथा संविधान सभा के डॉक्टर BR अम्बेडकर महसूस करते हैं। मतलब भारतीय संविधान की जो प्रकृति है उस पर जो संविधान सभा के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, संविधान सभा के सदस्य, वो क्या महसूस करते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि संविधान उतनी ही संघीय जो संविधान है वो उतना ही संघीय संविधान है जितना दोहरी राज्य पद्धति। मतलब उतना ही संघीय संविधान है जो भारतीय संविधान है जितनी की दोहरी राज्य पद्धति है। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है, केंद्र जो है वो राज्यों का संघ नहीं है, जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, जो कि क्या हो, जो कमजोर संबंधों से एक तरीके से एकीकृत हो। ठीक है, आगे क्या कहा गया है अम्बेडकर द्वारा, न ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं और न ही जो राज्य हैं वो संघ की एजेंसियां। मतलब राज्य भी क्या नहीं है, संघ की एजेंसियां नहीं है। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है। संघ हो या फिर राज्य हो, उनको दोनों को क्या है, संविधान द्वारा बनाया गया है। तो दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है, जिस वजह से क्या है, दोनों की जो शक्तियां हैं वो संविधान में निहित है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, इसके अलावा मतलब बावजूद भी जो संविधान है उसने कोई अपना कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। तथापि क्या है कि ये समय और परिस्थिति, मतलब जैसी सिचुएशन और जैसा टाइम है उसी के अकॉर्डिंग वो एकात्मक भी हो सकता है और वो संघीय भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट कहा गया है केंद्रीकरण भी की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एक गंभीर शिकायत यह आई है कि यह आई कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी गंभीर शिकायत आई है कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया है। अब वो कहते हैं कि इस बात को स्पष्ट करना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इस बात को गलत समझा गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में संबंधों के समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो क्या कहना है, उनका कहना है कि जो केंद्र और जो राज्य हैं उनके संबंधों में, उनके जो रिलेशंस है उसके बारे में, जो संबंधों के समय या फिर संबंध रिलेशंस है उनके टाइम पर जो निर्देशित सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, जो कि निर्देशित सिद्धांत है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। आगे क्या कहा गया है, संहिता का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र एवं राज्य के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाया ही ना जा सकता या जा सके। मतलब जो संघीय का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच कोई भेदभाव है, भेदभाव वाला कोई जो कानून है वो क्या है, बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसा कहना है। अंबेडकर जी ने ऐसा स्पष्ट किया। आगे क्या कहा गया, आगे बोला गया है, विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान है। अब जो विधायी और जो कार्यपालिका के कार्य हैं या उनके जो मामले हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या है, दोनों ही समान है। आगे क्या कहा गया है, आगे बोला गया है कि यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोमुखी है। यह देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि संविधान जो है वो केंद्र की तरफ कितना है, केंद्रोमुखी कितना है। इसलिए यह कहना उचित है कि राज्य केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकती, न ही न्यायिक क्षेत्र को। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो राज्य हैं वो क्या है, केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन केंद्र क्या है, बिना राज्यों की इच्छा के ना तो उनकी सीमाओं में बदलाव कर सकता है और ना ही उनके न्यायिक क्षेत्र को किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकता। कहने के लिए वो अंडर उसके काम कर रहे हैं, बट केंद्र मतलब जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अभी इसमें आगे और भी है, कुछ केसेस वगैरह भी हैं, तो वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ आइए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।